नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाएंगे दुनिया भर की बड़ी और अहम खबरें, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव और एक्सप्लोसिव न्यूज स्टोरीज और वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं सुपर प्राइम टाइम की। ईरान पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा है। राष्ट्रपति रईसी ने बुलाई है इमरजेंसी बैठक। अलर्ट मोड में पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम है। ईरान ने पाकिस्तान से स्पष्टीकरण मांगा है और कहा है कि इस पर जवाब दिया जाए। तीसरे विश्व विनाश का लेकिन नया और बड़ा फ्रंट खुल गया है। इस फ्रंट का नाम है ईरान और पाकिस्तान। इन दोनों देशों में भीषण जंग छिड़ गई है। दोनों तरफ से मिसाइलों की बरसात हो रही है। इस युद्ध की शुरुआत ईरान ने की। ईरानी सेना ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आतंकी संगठन जैश अल अदल के ठिकानों पर हमला किया तो पाकिस्तान आग बबूला हो गया। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने कुछ ही घंटे के भीतर ईरानी धरती पर मिसाइल विस्फोट कर दिया और इस तरह वार पलटवार का सबसे खतरनाक दौर शुरू हो गया। ईरान की धरती पर यह पाकिस्तान की मिसाइल वर्षा है। पाकिस्तान ने ईरानी जमीन पर कुछ इस तरह से विस्फोट किया। पाकिस्तान के इस हमले के साथ ही तीसरे विश्व युद्ध का सबसे बड़ा और खतरनाक मैदान तैयार हो गया। ईरान ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान में धमाका किया तो पाकिस्तान भड़क गया। ईरान के स्टाइल में पाकिस्तान ने भी ईरान के सिस्तान में एक के बाद एक कई विस्फोट कर डाले। पाकिस्तान और ईरान बॉर्डर पर महाविनाश की बहुत बड़ी आग उस वक्त भड़क उठी जब ईरानी एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक कर बलूचिस्तान को दहला दिया। 17 जनवरी को ईरान ने पाकिस्तान में जैश अल अदल के बेस को तबाह किया तो पाकिस्तान प्रतिशोध की आग में जलने लगा। 18 जनवरी को पाकिस्तान ने भी ईरान की धरती पर धमाका कर दिया। पाकिस्तान ने ईरान से भी बड़े हमले कर डाले। एक के बाद एक ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी गई जिससे ईरान का सिस्तान इलाका पूरी तरह से दहल उठा। ईरान ने जैश अल बदल के ठिकानों पर अटैक किया था, हमला किया था। वही जैश अल बदल जो ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन है। ईरान ने पाकिस्तान में अपने दुश्मन को टारगेट किया तो पाकिस्तान ने ईरान में अपने शत्रुओं पर हमला किया। पाकिस्तान के टारगेट पर ईरान के सिस्तान में BLA और BLF के ठिकाने थे। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने इसी इलाके में विध्वंसक हमला किया। जिस तरह ईरान ने हमले के बाद ऐलान किया था कि उसने आतंकी ठिकानों को टारगेट किया, उसी तरह पाकिस्तान ने भी कहा है कि उसने भी ईरान में आतंकी संगठनों पर मिसाइलें दागी। लेकिन असल में यह लड़ाई संप्रभुता की हो रही है। पाकिस्तान और ईरान दोनों इस बात से भड़के हुए हैं कि उनकी धरती पर हमले हुए।
पाकिस्तान यही नहीं रुका। पाकिस्तान ने ईरान में हमले के बाद जो ऐलान किया उसमें महाविनाश के संदेश हैं। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अगर ईरान आक्रामकता दिखाता है तो पाकिस्तान उसे मुंहतोड़ जवाब देगा। मतलब ये कि पाकिस्तान ने ईरानी सेना से युद्ध करने की हुंकार भर दी है। ये वो हुंकार है जिससे रईसी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। पाकिस्तान और ईरान के बीच इस जंग की शुरुआत 17 जनवरी को तब हुई जब ईरान ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हमला कर दिया। ईरान ने यहां जैश अल अदल के 2 बेस पर हमला किया। ईरान के इस हमले में अल अदल के दोनों बेस तबाह हो गए। बड़ी तादाद में आतंकी मारे गए। इस हमले में 2 बच्चों की जान भी चली गई। चूंकि हमला पाकिस्तान की धरती पर हुआ, पाकिस्तान ने इसे अपनी संप्रभुता पर हमला माना और उसने भी बारूदी बदले का बटन दबा दिया। पाकिस्तान ने ईरान से भी बड़ा हमला किया। 18 जनवरी को ईरान के सिस्तान में 7 जगहों पर विध्वंसक प्रहार किया। पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट ने ईरान की सीमा में 50 किलोमीटर अंदर घुसकर हमला किया। अटैक में BLA के कई ठिकाने तहस नहस हो गए। हमले में ईरान के 9 नागरिक मारे गए हैं। इसी के बाद से रईसी और उनकी सेना भड़की हुई है। चीन ने पाकिस्तान से कहा था कि वो ईरान के खिलाफ जवाबी सैन्य कार्रवाई न करे, लेकिन पाकिस्तान ने चीन की एक नहीं सुनी। उसने ईरानी धरती पर मिसाइलें दाग दी। 1-2 नहीं बल्कि दर्जनों मिसाइलें। ये वो हमला है जो पाकिस्तान के लिए आत्मघाती साबित हो सकता है। पाकिस्तान ने जिस तरह से अटैक किया है उससे ईरानी सेना बहुत भड़क गई है। ईरान ने अब पाकिस्तान पर भीषण प्रहार की तैयारी कर ली है। ईरानी सेना तैयार हो चुकी है। रईसी के एक आदेश के बाद आधी रात को पाकिस्तान पर हवाई हमला हो सकता है। पाकिस्तान के हमले से बौखलाई ईरानी फौज ने पाकिस्तान से सटी सीमा पर मिसाइलों का जखीरा भेज दिया है। इस तस्वीर को देखिए, ये ईरान की घातक बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जिसे ईरान ने पाकिस्तान से सटे बॉर्डर पर कुछ इस तरह से तैनात कर दिया है। ये मिसाइलें हमले के लिए पूरी तरह रेडी हैं। आधी रात को ईरानी फौज इन्हीं मिसाइलों से पाकिस्तान में महाविस्फोट कर सकती है। ईरान के विदेश मंत्री ने जो कुछ कहा है वो इसी बात का संकेत है। तो तैयारी हो चुकी है। बारूद का बड़ा जखीरा बॉर्डर पर पहुंच चुका है। पाकिस्तान पर आधी रात को बहुत बड़े हमले की तैयारी है। यह हमला कोई और नहीं बल्कि ईरान करेगा। ये ऐसा प्रहार होगा जिससे पाकिस्तान बच नहीं पाएगा। ये वो अटैक होगा जिसके बाद तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान पाकिस्तान से संपर्क में है। तुर्की सुलह कराने की कोशिश करेगा। तुर्की दोनों के बीच दोनों देशों के विदेश मंत्री से बात की गई है। तनाव को कम कराने के लिए बातचीत की जा रही है। तुर्की की मध्यस्थता से ईरान क्या सुलह करेगा? सुलह कराने की कोशिश हो रही है। तुर्की मध्यस्थ बना है पाकिस्तान और ईरान के बीच, क्योंकि दोनों के बीच तनाव अपने चरम पर है। पाकिस्तान ने ईरान पर हमला करके अपनी सैन्य क्षमता का प्रदर्शन किया है, लेकिन यह पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा संकट बनने वाला है,
क्योंकि ईरान के पास भले ही परमाणु बम ना हो, लेकिन पाकिस्तान से कहीं ज्यादा उन्नत मिसाइलें और ड्रोन पावर है। खास बात यह है कि सारे हथियार ईरान में ही बनाए गए हैं। ईरान स्वदेशी हथियारों से तो पाकिस्तान को तबाह करने की ताकत रखता ही है, साथ ही पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े करने की रणनीति भी तैयार हो चुकी है। देखिए ईरान अपनी ताकत और रणनीति से कैसे पाकिस्तान में महाविनाश का बवंडर लाने वाला है। परमाणु शक्ति के घमंड में चूर पाकिस्तान की सेना ने ईरान की जमीन पर मिसाइल स्ट्राइक तो कर दी, लेकिन इसी धमाके के साथ ये तय हो चुका है कि ये स्ट्राइक पाकिस्तान के विनाश का आधार बनेगी। इसमें कोई शक नहीं कि ईरान अरब का महाबली है। उसने अमेरिका, इजराइल और अरब में अमेरिका के सभी सहयोगियों के लिए सबसे बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। पाकिस्तान उसकी ताकत के सामने कहीं नहीं ठहरता। पाकिस्तान सेना ने भले ही ये सोचकर ईरान पर हमला किया हो कि ऐसा करने से उसके अमेरिका के साथ संबंध बेहतर हो सकते हैं, लेकिन सच ये है कि अरब में अमेरिका भी ईरान की मिसाइल और मसल पावर के सामने कमजोर पड़ रहा है। जनवरी को इराक के इरबिल और सीरिया के एलेप्पो पर हमले करके ईरान ये साबित भी कर चुका है। दुनिया के शक्ति समीकरण देखते हुए पाकिस्तान ने सिर्फ ईरान पर हमला नहीं किया है, बल्कि दुनिया के शक्ति समीकरण बिगाड़ने वाले एक महागठबंधन से बैर मोल ले लिया है। यूक्रेन युद्ध छिड़ने के बाद ईरान, रूस और चीन का सामरिक गठबंधन मजबूत हुआ है। ईरान पर हमले का मतलब होगा पाकिस्तान से जिनपिंग की नाराजगी। ईरान पर मिसाइल हमले का मतलब है रूस के साथ पाकिस्तान के रिश्ते खराब होना। ईरान की जमीन पर हमला कर पाकिस्तान ने उसे कर्ज और मदद देने वाले चीन से मुसीबत मोल ले ली है। ईरान पर हमले के बाद से रूस सरकार का रुख भी पाकिस्तान के खिलाफ हो चुका है। ईरान गठबंधन की ताकत का इस्तेमाल किए बिना ही पूरे मध्य पूर्व को अपनी ताकत के आगे घुटने टेकने पर मजबूर कर चुका है। ईरान के पास बड़ी स्वदेशी सैन्य शक्ति है। मिसाइल तकनीक में ईरान अमेरिका से भी आगे निकल चुका है। अमेरिका अभी तक ऑपरेशनल हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं बना पाया है और ईरान ने फतह 1 हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार कर ली है। इसकी रेंज 1400 किलोमीटर तक है। मिसाइल की रफ्तार 16,050 किलोमीटर प्रति घंटे तक है। इसकी रफ्तार की वजह से कोई डिफेंस सिस्टम इसे इंटरसेप्ट नहीं कर पाता है। ईरान की दूसरी घातक मिसाइल है अबू महादी, जो एक क्रूज मिसाइल है। अमेरिकी हमले में मारे गए ईरानी कमांडर के नाम पर बनाई गई इस मिसाइल की रेंज 1000 किलोमीटर तक है। ये 900 किलोमीटर प्रति घंटा यानी सब सोनिक रफ्तार से उड़ती है। इसका वॉरहेड हाई एंड एक्सप्लोजिव से तैयार होता है। ईरान के जखीरे में मुहाजिर 10 कामिकाजी टाइप का ड्रोन भी मौजूद है।
इस ड्रोन की रेंज 2000 किलोमीटर तक हमला करने की है। इसकी रफ्तार 210 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह धरती से 7 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरता है और 300 किलोग्राम तक विस्फोटक लेकर उड़ सकता है। ईरान ने स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम सेवम खोर्दाद भी तैयार कर लिया है। ये 350 किलोमीटर की दूरी से टारगेट को ट्रैक कर लेता है। इसकी मिसाइलें 200 किलोमीटर दूर से ही हमलावर एयरक्राफ्ट को गिरा सकती हैं। ईरान के पास सैयद नाम का स्वदेशी आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल भी है। इसकी मशीन गन 12.7 mm की है और रोटरी है, यानी 360 डिग्री तक घूम सकती है। इसमें 77 mm यानी 77 mm का रॉकेट लॉन्चर भी लगा है। सैयद व्हीकल की गन से 3.5 किलोमीटर दूर तक के टारगेट को ध्वस्त किया जा सकता है। ईरान के पास सिर्फ हथियारों की शक्ति ही नहीं है, बल्कि उसके पास पाकिस्तान को तबाह करने की प्रॉक्सी रणनीति भी है। ईरान ने अरब में प्रॉक्सी संगठनों के जरिए अमेरिका की इजरायल रणनीति को ध्वस्त कर दिया है। ईरान के पास कई शक्तिशाली मिलिटेंट संगठन हैं। इनमें हैं हिजबुल्लाह, हूती, अल नुसरा, कुव्वत अल हश्द अल शबी, अंसार बैत अल मकादिस, PIJ और पाकिस्तान पर हमले के बाद BLA यानी बलोच लिबरेशन आर्मी और BLF यानी बलोच लिबरेशन फ्रंट को भी ईरान का समर्थन मिल सकता है। क्योंकि पाकिस्तान के हमले का टारगेट BLA और BLF के ठिकाने ही बने। इन हमलों के बाद बलोच लिबरेशन फ्रंट ने पाकिस्तान से बदला लेने का ऐलान कर दिया है। BLA और BLF ये दो ऐसे संगठन हैं जिनके नाम से पाकिस्तान सेना भी कांपती है। ये मिलिटेंट संगठन बलूचिस्तान प्रांत में पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और फ्रंट मिलकर पाकिस्तानी सेना पर हमले करते रहते हैं। साल 2000 में बलोच लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान से जंग लड़ रही है। इस वक्त बशीर जैब बलूच BLA का प्रमुख है। BLA बलूचिस्तान को अलग देश बनाना चाहता है। पाकिस्तान से बलूचिस्तान को अलग करना BLA का मकसद है। हूती और हिजबुल्लाह की तरह अब BLA को ईरान का समर्थन मिल सकता है। ईरानी मिसाइल और ड्रोन मिलने से BLA को पाकिस्तान पर बड़े हमले करने की ताकत मिल जाएगी। फिलहाल असॉल्ट राइफल, ग्रेनेड और रॉकेट लॉन्चर से जंग लड़ने वाली BLA ने 12 नवंबर और 13 दिसंबर को ही पाकिस्तानी सेना की चौकियों पर हमले किए थे। इन हमलों में 30 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे। अगर BLA को चीन, ईरान और रूस का समर्थन मिलता है तो बलूचिस्तान प्रांत से पाकिस्तान की पकड़ खत्म हो जाएगी और BLA बलूचिस्तान को अलग देश बनाने के मकसद में कामयाब हो सकता है। मतलब साफ है, ईरानी मिसाइलों से पाकिस्तान का दहन और प्रॉक्सी संगठनों से उसके टुकड़े टुकड़े करने की रणनीति तैयार हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। युद्ध के मैदान से जो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है वो ये कि आज रात पाकिस्तान पर बड़ा हमला हो सकता है। ईरानी सेना मिसाइलों से ये पाकिस्तान पर हमला कर सकती है। ईरान ने बॉर्डर पर तैनात कर दी हैं अपनी सैकड़ों मिसाइलें, यानी पूरी तरह से तैयारी दिखाई दे रही है ईरान की।
सीमा पर मिसाइल तैनाती का वीडियो भी सामने आ गया है। देखिए किस तरह से तैनाती की गई है। सीमा पर तैनात किए मिसाइलें और उसका वीडियो सामने आया है। ईरान की तरफ से लगातार ये बताया जा रहा है। देखिए ये जो तैनाती की गई है वो बलूचिस्तान के सिस्तान बॉर्डर पर तैनाती की गई है। पाकिस्तान के हमले के बाद ईरान आग बबूला है। पाकिस्तान और ईरान का बॉर्डर 995 किलोमीटर का है और इस वक्त बॉर्डर के सबसे अहम हिस्से पर 200 से ज्यादा मिसाइलें ईरान ने तैनात कर दी हैं। यानी बलूचिस्तान के सिस्तान बॉर्डर के पास 200 से ज्यादा मिसाइलें ईरान ने तैनात की हैं और ऐसे आशंका जाहिर की जा रही है कि इनका इस्तेमाल हो सकता है। पाकिस्तान पर आज रात बड़ा हमला भी किया जा सकता है। हूती और अमेरिका की जंग वक्त के साथ और भीषण होती जा रही है। अमेरिका से बदला लेने के लिए हूती ने बुधवार को भी एक कार्गो शिप पर हमला किया। इसके बाद अमेरिका की नेवी यमन पर मिसाइलों की बरसात कर दी। यमन में हूती जिन ठिकानों से मिसाइल हमले कर रहा था वहां जबरदस्त हमला हुआ। इसके अलावा जहां से हमले की तैयारी थी उन ठिकानों को भी तबाह कर दिया गया। हूती और अमेरिका के इस तनाव के बीच रूस ने मिडिल ईस्ट से विश्व युद्ध की शुरुआत की आशंका जाहिर की है, लेकिन अमेरिका दबाव में आने की बजाय लाल सागर में अपनी तैनाती को और मजबूत कर रहा है। लाल सागर में मिसाइल का एक धमाका और फिर यमन में 10 से ज्यादा धमाके। यमन में गुरुवार को ताबड़तोड़ हवाई हमले के बाद आज बुधवार तक यमन से लेकर लाल सागर में तनाव का तापमान हर दिन बढ़ता जा रहा है। हूती अमेरिकी जहाजों पर हमला करके बदला ले रहा है, तो वहीं अमेरिका यमन में बम बरसाकर हूती को सबक सिखा रहा है। बुधवार रात एक बार फिर अमेरिकी और ब्रिटिश फाइटर जेट्स ने टेक ऑफ किया। यमन में ये हवाई हमले का एक और नया राउंड था। हूती के कई ठिकानों पर बमबारी की गई। बुधवार रात हूती के 14 ठिकानों पर हमला किया गया। हूती ने जिन जगहों से मिसाइल लॉन्च किया था उन्हें नष्ट कर दिया गया। हूती ने जिन जगहों पर मिसाइलें जमा की हैं वहां हमला किया गया। अमेरिका के जासूसी सैटेलाइट्स यमन में हूती के ठिकानों की निगरानी कर रहे हैं। यही वजह है कि अमेरिका के पास हूती के तमाम मिसाइल लॉन्च साइट की सटीक जानकारी मिल रही है। अमेरिका उन ठिकानों पर भी बमबारी कर रहा है जहां से हूती हमले की तैयारी करता है। अमेरिका ने यह जताने की कोशिश की है कि हूती की हर एक मिसाइल का जवाब ऐसे ही बारूद से दिया जाएगा। बुधवार को हूती ने अमेरिका के एक बल्क कैरियर जहाज को टारगेट किया था। बुधवार को अदन की खाड़ी के पास ड्रोन से हमला किया गया। हूती के टारगेट पर अमेरिका का कार्गो शिप जेनेको पिकार्डी था। जेनेको पिकार्डी के कुछ हिस्से में आग लग गई जिस पर काबू पा लिया गया। अमेरिका तक हमले की खबर जैसे पहुंची, लाल सागर में तैनात नेवी को हमले की तैयारी का आदेश मिला।
युद्धपोत और पनडुब्बी मिसाइलें दागने के लिए तैयार हो गई। अंधेरा होते ही अमेरिका ने यमन में हूती के ठिकानों पर आग बरसाना शुरू कर दिया। पिछले 4 दिनों में हूती का ये चौथा हमला था। लाल सागर में रविवार से बुधवार तक कैसे हूती लगातार अमेरिका को बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, ये आपको दिखाते हैं। हूती लाल सागर में अमेरिकी हवाई हमले का बदला लेने के लिए लगातार हमले कर रहा है। रविवार को हूती ने अमेरिका के एक डिस्ट्रॉयर को टारगेट किया, लेकिन हूती की मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर दिया गया। सोमवार को हूती ने एक बार फिर हमला किया। निशाने पर अमेरिका का एक कार्गो शिप था। इस जहाज का नाम जिब्राल्टर ईगल है। हूती ने हमले को कामयाब बताया, जबकि अमेरिका ने हूती के हमले को नाकाम बताया है। इसके बाद मंगलवार को फिर हमले की खबर आई। हूती ने जोग्राफिया नाम के जहाज को टारगेट किया और मिसाइल दागी गई। अमेरिका का ये बल्क कैरियर किसी तरह बंदरगाह तक सुरक्षित पहुंच सका। बुधवार को हूती ने लाल सागर में ड्रोन से हमला किया। जेनको पिकार्डी नाम के जहाज पर ड्रोन स्ट्राइक से आग लग गई, लेकिन अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि आग पर काबू पा लिया गया और सभी क्रू के सदस्य सुरक्षित हैं। इन्हीं हमलों के बाद अमेरिका हूती पर बड़े हमले की प्लानिंग कर रहा है। चार दिनों से ऐसे ही लगातार हमलों ने अमेरिका को हूती के खिलाफ बड़ा एक्शन लेने के लिए मजबूर कर दिया है। बुधवार को यमन में अमेरिका की मिसाइल वर्षा में हूती के 14 ठिकाने तबाह हो गए। अमेरिका ने एक बार फिर टॉम हॉक लैंड क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया। आर्लेबर्ग क्लास गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर से हमले किए गए। ओहियो क्लास क्रूज मिसाइल सबमरीन से भी हमला किया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने बुधवार को यमन स्थित हूती संगठनों को फिर से आतंकवादी समूहों की सूची में डाल दिया। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने एक बयान में कहा कि यह फैसला हूतियों की लगातार धमकियों, लाल सागर और अदन की खाड़ी में व्यापारिक जहाजों पर हमले के बाद किया गया है। हूती को स्पेशली डेजिग्नेट ग्लोबल टेररिस्ट की लिस्ट से फरवरी 2021 में हटाया गया था। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने कार्यकाल के आखिरी दिनों में हूती को लिस्ट में शामिल किया था, लेकिन बाइडेन प्रशासन ने 2021 फरवरी में हूती को इस लिस्ट से बाहर कर दिया था। हूती पर बारूदी हमले के साथ ग्लोबल टेररिस्ट की लिस्ट में डालने से अमेरिका कई बड़े एक्शन ले सकता है। दुनिया में कहीं भी हूती की संपत्ति जब्त करने में मदद मिलेगी। हूती को वित्तीय मदद नहीं मिल पाएगी। सीधे तौर पर हूती हथियार सौदा नहीं कर सकेगा। हूती से जुड़े लोगों के इमिग्रेशन पर रोक लगेगी। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक हूती ने अरब में अमेरिका के तमाम बेस पर हमले की योजना बनाई है। सिर्फ लाल सागर ही नहीं, बल्कि हूती की मिसाइलें अब सीरिया और इराक में भी कहर मचा सकती हैं। फिलहाल अमेरिका की नेवी पूरी ताकत के साथ लाल सागर में मौजूद है। हूती की मिसाइलों और ड्रोन को नष्ट करने के लिए अमेरिकी फाइटर्स भी लगातार गश्त कर रहे हैं। हूती पर हमलों के बीच रूस ने अमेरिका को धमकाने की कोशिश की है। रूसी राष्ट्रपति के समर्थक और पत्रकार मार्गरीटा सिमोनियन ने चेतावनी दी है कि मिडिल ईस्ट में मौजूद तनाव वैश्विक संघर्ष की शुरुआत करा सकता है। रूस संकेतों में अमेरिका पर दबाव बनाने की कोशिश में है, लेकिन अमेरिका के रक्षा मंत्री ने साफ कर दिया है कि हूती के हमले जब तक खत्म नहीं होते, अमेरिका के हवाई हमले जारी रहेंगे। माना जा रहा है कि हफ्ते के आखिरी दिनों में अमेरिका एक बार फिर यमन में बड़ा हमला कर सकता है। अमेरिका की कोशिश हूती को बेहद कमजोर और निहत्था बनाने की है।
हूती तक हथियार भेजने वाले हर रूट पर भी अमेरिका की नजर है और कोशिश है कि ईरान से किसी भी तरह का हथियार हूती तक न पहुंच सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। 31 जनवरी यही वो तारीख है जब यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूसी ध्वज लहराएगा और सिर्फ कीव ही नहीं बल्कि पूरे यूक्रेन पर रूसी सेना का कब्जा हो जाएगा। जी हां, पुतिन ने ऐलान कर दिया है कि 31 जनवरी से पहले यूक्रेन का वजूद मिटा देना है और इसके लिए पुतिन ने ऑपरेशन कीव को युद्ध स्तर पर एक्टिवेट कर दिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पुतिन का प्रण पूरा होगा? क्या 31 जनवरी से पहले यूक्रेन का दहन होगा? और कैसे रूसी ब्रिगेड ज़ेलेंस्की के मर्सनरी कवच को ध्वस्त करेगी? देखिए इस रिपोर्ट में। ज़ेलेंस्की ब्रिगेड के पास सिर्फ 13 दिन का वक्त बचा है। क्योंकि 13 दिन के भीतर यूक्रेन का कोना कोना बारूद से सन जाएगा। रूसी सेना के प्रहार से ज़ेलेंस्की का किला हिल जाएगा। यूक्रेन के हर शहर, हर प्रांत पर रूसी फौज का कब्जा हो जाएगा। इतना ही नहीं, 13 दिन बाद यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूसी झंडा लहराएगा। जी हां, पुतिन ने ऐलान कर दिया है, यूक्रेन पर कब्जे का ऑर्डर जारी कर दिया है और यह साफ कर दिया है कि 31 जनवरी से पहले यूक्रेन का चैप्टर क्लोज कर दिया जाएगा। यानी पूर्ण रूप से क्रेमलिन का यूक्रेन पर कंट्रोल हो जाएगा। और जानते हैं, ऑपरेशन कीव के लिए प्रेसिडेंट पुतिन ने खास रणनीति भी तैयार की है। मसलन कीव पर अटैक के लिए बेलारूसी सेना मॉस्को बुलाई गई। रूसी डिफेंस बेलारूस के सैनिकों को कॉम्बैट ट्रेनिंग दे रहा है। खासतौर पर यूक्रेन के मर्सनरी ग्रुप रूसी सेना के टारगेट पर होंगे। कीव पर हमले के लिए एडवांस हथियारों का इस्तेमाल होगा। मतलब ये कि इस बार कीव जमीन से लेकर आसमान तक अपग्रेडेड वेपन के जरिए धावा बोला जाएगा। और सबसे अहम बात ये कि कीव पर सिर्फ रूसी सेना ही नहीं बल्कि बेलारूस ब्रिगेड के खूंखार कमांडो भी चढ़ाई करेंगे। प्रेसिडेंट पुतिन के ऑपरेशन कीव ने यूक्रेन समेत पूरे नेटो देशों में खलबली मचा दी है। और जानते हैं इसके पीछे की वजह क्या है? यूक्रेन में मौजूद मर्सनरी ग्रुप, जिन्हें पेड आर्मी या फिर भाड़े के लड़ाके कहा जाता है। मौजूदा वक्त में यूक्रेनी सेना रूस के खिलाफ जंग अकेले नहीं लड़ रही है। दरअसल यूक्रेन के साथ यूरोप के कई मशीनरी ग्रुप भी बैटल ग्राउंड में मोर्चा संभाले हुए हैं। दरअसल यूक्रेन में मर्सनरी लड़ाकों की तादाद करीब 17,000 है। ज्यादातर मर्सनरी ग्रुप फ्रांस, स्पेन और ब्रिटेन से जुड़े हैं। मर्सनरी लड़ाकों को $2,000 हर महीने मिलते हैं। जिस तरह नेटो के देश यूक्रेन की मदद के लिए हथियारों की सप्लाई करते हैं, ठीक उसी तरह नेटो देशों से जुड़े मर्सनरी ग्रुप यूक्रेनी सेना के साथ मिलकर रूसी ब्रिगेड के खिलाफ जंग लड़ते हैं।
और इसके एवज में उन्हें मोटी रकम मिलती है। लेकिन ऑपरेशन कीव के तहत रूसी डिफेंस ने यह अल्टीमेटम दिया है कि आने वाले 13 दिन रूसी फौज सबसे पहले यूक्रेन में मौजूद मर्शनरी ग्रुप को टारगेट करेगी। और इस ऐलान के साथ ही डोनेस्क रीजन में मौजूद खार्किव में रूसी सेना ने जबरदस्त हमला भी किया। रूसी हमले में तबाह हुई ये इमारत खार्कोव में मौजूद थी, जिस पर बीती रात रूसी सेना ने आसमान से भीषण बमबारी की। जानते हैं रूस ने खार्कोव में मौजूद इस इमारत को टारगेट क्यों किया? दरअसल खार्कोव में मर्शनरी ग्रुप का मिलिट्री बेस था, जहां फ्रेंच मर्शनरी ग्रुप के लड़ाके मौजूद थे। रूस के हमले में 60 लड़ाकों की मौत हुई, जबकि 20 से ज्यादा लड़ाके घायल हुए। रूस ने फ्रेंच मर्शनरी लड़ाकों को ढेर कर अपना मकसद बयां कर दिया है। अब वो किसी को बख्शने वाला नहीं, बल्कि इस अटैक के बाद नेटो में खलबली मची है। यूक्रेन में मौजूद बाकी देशों के भी मर्शनरी ग्रुप सहमे हुए हैं। क्योंकि पुतिन सेना इसी तरह हमला करती रही, इसी तरह मर्शनरी लड़ाकों को टारगेट करती रही, तो फिर कोई मर्शनरी ग्रुप यूक्रेन में दाखिल नहीं होगा। मतलब सीधे तौर पर यूक्रेन कमजोर होगा। हालांकि पुतिन के ऐलान के बाद यूक्रेन ने भी मोर्चा संभाला है। जर्मनी से हथियारों की सप्लाई तेज की गई है। वहीं दावा यह भी किया जा रहा है कि रूस के खिलाफ यूक्रेनी फौज गुरिल्ला युद्ध नीति के साथ मॉडिफाइड हथियारों का इस्तेमाल करते हुए जंग लड़ेगी और अपने रक्षा कवच को मजबूत करने के लिए फार्केन सेम डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करेगी। यूक्रेन जितनी मर्जी कोशिश कर ले, अगर पुतिन ने यूक्रेन को दहलाने का प्रण लिया है तो यकीन मानिए 13 दिनों के भीतर पुतिन अपने विनाशक हथियारों से यूक्रेन का नक्शा जरूर बदल देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की वॉर ब्रेकिंग न्यूज ये कि यूक्रेन का सेंट पीटर्सबर्ग में ड्रोन अटैक, ऑयल टर्मिनल पर ड्रोन हमले का दावा किया जा रहा है। रूस का हमले को नाकाम करने का दावा भी सामने आया है, यानी दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं। यूक्रेन का ड्रोन अटैक का दावा तो रूस का हमले को नाकाम करने का दावा, लेकिन ये हमला सेंट पीटर्सबर्ग में किया है, यूक्रेन ने दावा किया है। ब्रिटेन की नौसेना के पूर्व प्रमुख लॉर्ड वेस्ट ने कहा है कि दुनिया इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठी है। उन्होंने कहा है कि ये वर्ल्ड वॉर 3 का प्री वॉर मोड है। रूस, चीन, ईरान और नॉर्थ कोरिया मिलकर किसी भी तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कर सकते हैं और देखते ही देखते दुनिया के 12 से ज्यादा देश बारूदी आग में झुलसने लगेंगे। यूरोप में विश्व युद्ध का डर फैलता जा रहा है और जंग छिड़ने की सूरत में लोग धरती पर सबसे सुरक्षित जगहों के बारे में इंटरनेट पर सर्च कर रहे हैं। अगर विश्व युद्ध छिड़ा तो कौन कौन से देश सुलगेंगे और कौन कौन से देश सबसे सुरक्षित रहने वाले देश होंगे, इस रिपोर्ट में आप भी देखिए। धरती तीसरे विश्व युद्ध के बहुत करीब पहुंच चुकी है। यूरोप से भारतीय उपमहाद्वीप और हिंद प्रशांत क्षेत्र तक युद्ध की चिंगारी भड़कने की
पूरी आशंका है। इस वक्त दुनिया में एक साथ कई वॉर फ्रंट खुल चुके हैं। यूरोप में रूस यूक्रेन की जंग जारी है। अरब में इजराइल वर्सेज ईरान की जंग चल रही है। इजराइल युद्ध चलते यमन, लेबनान, इराक और सीरिया में बारूद बरस रहा है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में ताइवान और चीन के बीच तनाव सबसे डरावने मोड़ पर है। ठीक इसी वक्त नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और जापान के साथ जंग छेड़ने की तैयारी कर चुका है। धरती की सबसे विनाशक घड़ी कभी भी आ सकती है। इसकी चेतावनी नाटो और ब्रिटेन दोनों जारी कर चुके हैं। सवाल यह उठ रहा है कि अगर तीसरा विश्व युद्ध शुरू होता है तो क्या हो? तीसरा विश्व युद्ध मानव इतिहास का सबसे विध्वंसक युद्ध साबित होगा। एडवांस तकनीक और फ्यूचर वेपन्स के साथ यह जंग लड़ी जाएगी। आशंका है कि युद्ध की चपेट में आने से यूरोप और चीन की 99% आबादी मारी जाएगी। विध्वंस के बाद धरती पर भयंकर अकाल से सबसे ज्यादा लोग मारे जाएंगे। अमेरिका से एशिया तक धरती के 5 महाद्वीपों तक जंग फैल जाएगी और इसका एपिसेंटर यूरोप हो सकता है। रूस यूक्रेन से शुरू होकर तीसरा विश्व युद्ध जर्मनी, पोलैंड, इटली, स्वीडन, ईरान, लेबनान, इजराइल, सऊदी अरब, पाकिस्तान, भारत, चीन, ताइवान, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया तक फैलने की आशंका है। रूस अमेरिका पर भी परमाणु मिसाइलों से हमले कर सकता है, यानी जंग से अमेरिका भी अछूता नहीं रहेगा। जंग के डर से लोग इंटरनेट पर धरती की सुरक्षित जगहों की तलाश कर रहे हैं और अगर तीसरा विश्व युद्ध छिड़ता है तो धरती के सबसे सुरक्षित हिस्से और देश कौन से होने वाले हैं, रक्षा विशेषज्ञों ने इसकी लिस्ट तैयार की है। इस लिस्ट में पहले नंबर पर है फिजी। प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया से 4350 किलोमीटर दूर इस क्षेत्र को सबसे सुरक्षित माना गया है। दूसरे नंबर पर है फिजी के उत्तर में तुवालू द्वीप समूह। यहाँ प्राकृतिक संसाधन नहीं है और कोई देश इस क्षेत्र पर कब्जे के लिए जंग नहीं लड़ना चाहेगा। तीसरे नंबर पर है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड दुनिया के विवादों से अलग है। चौथे नंबर पर है आइसलैंड। ये ग्लोबल पीस इंडेक्स में सबसे ऊपर है और दुनिया के सभी देशों से कटा हुआ है। अर्जेंटीना को भी इस लिस्ट से बाहर रखा गया है। इसका फसल उत्पादन मांग से ज्यादा है, जो अकाल की सूरत में जिंदा रहने के लिए सही जगह है। दक्षिण अमेरिका का चिली भी इस तीसरे विश्व युद्ध से अछूता रहने की उम्मीद है। स्विट्जरलैंड ने भी विवादों से दूरी बनाकर रखी है और इस देश पर भी हमला होने की उम्मीद बहुत कम है। भूटान की निष्पक्षता के चलते उसको भी सुरक्षित देशों की सूची में रखा गया है। पश्चिमी देशों से भी दूरी बनाने वाले साउथ अफ्रीका को भी निष्पक्ष मानकर लिस्ट से बाहर रखा गया है। डेनिश ऑटोनोमस आइलैंड देश ग्रीनलैंड पर भी हमला होने के आसार कम माने गए हैं। तीसरे विश्व युद्ध से दुनिया की इन जगहों को अछूता माना गया है, लेकिन एटमी आग धरती के किस किस हिस्से पर क्या असर डालेगी, इसकी कल्पना ही की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
ताइवान पर अब तक का सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। चीन ताइवान पर कब्जा करने वाला है। जिनपिंग ने इसके लिए अपनी सेना ताइवान के पास भेज दी है। इतना ही नहीं, ताइवान स्ट्रेट में पीएलए के एयरक्राफ्ट भी लगातार चक्कर लगा रहे हैं। तो सवाल यही है कि क्या जिनपिंग का ऑपरेशन ताइवान शुरू हो चुका है? अगर हाँ, तो सवाल यह है कि ड्रैगन ने हमले के लिए यह वक्त क्यों चुना है? ड्रैगन किसी भी वक्त ताइवान पर हमला कर सकता है। जिनपिंग किसी भी वक्त आक्रमण का आदेश जारी कर सकते हैं। जिनपिंग के आदेश के बाद पीएलए ताइवान पर कब्जा कर सकती है। ताइवान पर अब तक का सबसे बड़ा खतरा उस वक्त मंडराने लगा जब ताइवान में चीन विरोधी सरकार बन गई। इस बात से भड़के जिनपिंग ने ताइवान के आसपास न सिर्फ सेना बढ़ा दी है, बल्कि ताइवान पर हमला करने का अभ्यास भी शुरू कर दिया है। चीन की सेना इसी तरह विध्वंसक वॉर ड्रिल कर रही है। जल, थल, नभ से एक साथ धावा बोलने की तैयारी। जिनपिंग के इस सीक्रेट प्लान का खुलासा उस वक्त हुआ जब चीनी सेना ने एक के बाद एक कई फैसले ले लिए। ताइवान के आसपास बड़ी तादाद में सैनिक भेज दिए गए। बारूद का जखीरा भी पहुंचा दिया गया। इसी के साथ पीएलए ने हमले की प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है। इसके बाद ताइवान के एयर स्पेस में 18 फाइटर जेट भेज दिए। रक्षा मंत्री को बदलने के बाद अब जिनपिंग ने कई जनरल को बदल दिया है। सीक्रेट रिपोर्ट्स के मुताबिक जिनपिंग ने नए जनरल को ताइवान फतह का टास्क सौंपा है। जिनपिंग के वॉर कमांडर्स ताइवान पर कब्जा करने का प्लान बना रहे हैं। यह प्लान जैसे ही बनकर तैयार होगा, वैसे ही जिनपिंग ताइवान पर हमला करने का आदेश जारी कर सकते हैं। इस वक्त पूरी दुनिया रूस, यूक्रेन और इजराइल हमास वॉर में फंसी हुई, खासकर सुपर पावर अमेरिका। जिनपिंग इसी का फायदा उठाकर ताइवान पर हमला कर सकते हैं। जिनपिंग को पुतिन और किम जोंग का भी साथ मिल सकता है। सवाल यही है कि अगर ऐसा हुआ तो बाइडेन क्या करेंगे? क्या अमेरिका ताइवान को चीन के खूनी चंगुल से बचा पाएगा? ये वो सवाल है जिसका जवाब आने वाले वक्त में ही मिलेगा। कोरियाई पेनिनसुला में जल्द ही बारूदी कोहराम मचने वाला है। किम के विनाशक हथियारों का ट्रेलर सामने आने वाला है और जानते हैं, अगर किम का माथा ठनका तो कोरियाई द्वीप पर एटमी रण भी हो सकता है, क्योंकि किम ने 30 मिनट में अपने कट्टर दुश्मन दक्षिण कोरिया को खाक करने की कसम खाई है। आखिर क्यों भड़का हुआ है किम? देखिए इस रिपोर्ट में। नॉर्थ कोरिया का तानाशाह एक बार फिर अपने असली रूप में आ चुका है और उसने रूस यूक्रेन वॉर, गाजा जंग और अरब देशों में खड़े हुए तनाव के बीच अपनी तीनों सेनाओं को वॉर रेडीनेस मोड में आने का ऑर्डर दे दिया। और जानते हैं सन की किम का अगला प्लान क्या है? 30 मिनट में अपने दुश्मन मुल्क साउथ कोरिया की तबाही। 30 मिनट में साउथ कोरिया की राजधानी सियोल पर कब्जा और 30 मिनट में पूरे कोरियाई पेनिनसुला पर कंट्रोल।
बीते कुछ सप्ताह से ताबड़तोड़ मिसाइलें, बारूदी जखीरे का ट्रेलर दुनिया को दिखाने वाले उत्तर कोरिया ने 30 मिनट में साउथ कोरिया का वजूद मिटाने की कसम खाई।